क्राइम सीन, एक तो आपने मुझे बताया ये तो डिजिटल था, कोई ऐसा केस जो ऑफलाइन हुआ हो जहाँ पे आप क्राइम सीन पे गए हो और वहाँ से आपने री इवैल्यूएट किया और कनेक्ट द डॉट करने की कोशिश की एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट? देखिए, 2 मामले जो मुझे बहुत याद आते हैं। एक मामले को मैं एज़ अ फॉरेंसिक जर्नलिस्ट मैंने देखा था, और दूसरे मामले को मैंने अपनी लेबोरेटरी में वो भी केस मेरे पास आया था, उसको हैंडल किया। पहला मामला था गुड़गांव का एक प्रसिद्ध स्कूल है जिसमें एक बच्चे की हत्या हो गई थी। रेयान मर्डर केस के नाम से उसको लोग जानते हैं। उस बच्चे के मर्डर के आरोप में एक बस ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि इस बस ड्राइवर ने ही इस बच्चे का मर्डर किया है। और बस ड्राइवर ने बाद में कैमरों के सामने आके और ये कबूल भी लिया कि हाँ भाई, मैंने ही मारा। दिस केस वॉज ट्रांसफर टू सीबीआई ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर। ये केस सीबीआई को गया। सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, सीएफएसएल के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने ये पाया कि जो जिस ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था वो तो निर्दोष है, उसने खून किया ही नहीं था। और उन्होंने ये चीज़ कैसे निकाली? उन्होंने ये चीज़ निकाली कि जो बाथरूम में ब्लड सैंपल्स पड़े थे, जो ब्लड निकला हुआ था, बच्चे को स्लिट किया गया था गले से। कहा गया कि किसी ने पकड़ के पीछे से वो किया। जो ड्राइवर था उसको बताया गया कि उसकी शर्ट पे खून लगा था, इसलिए हमने पकड़ा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने प्रूव किया कि अगर पीछे से कोई पकड़ के और किसी के गले को वो करेगा तो ब्लड का फ्लो आगे जाएगा। शर्ट पे फ्लो नहीं लग सकता है, क्योंकि शर्ट और उस बच्चे की पीठ और उस किलर का शर्ट दोनों अटैच्ड है, तो वहाँ खून नहीं लग सकता है। सच ये था कि उस बच्चे को जब उसने पड़ा हुआ देखा, उसको उठा के और अस्पताल ले जाने के लिए उसने उठाया, इसलिए उसके पास यहाँ सामने से हुआ। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज का ऑडिट किया गया कि एक स्टेप में एक बच्चा कितना टाइम लेता है, कितनी डिस्टेंस तय करता है, सीसीटीवी में कौन सा बच्चा कितने बजे कहाँ निकल रहा है, कौन किधर से एंट्री ले रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। उसमें इन्होंने देखा कि पुलिस ने तो ये देखा कि बच्चे के बाद कौन गया बाथरूम में, ये नहीं देखा कि बच्चे से पहले कौन गया। एक उसी स्कूल का सीनियर क्लास का बच्चा काफ़ी पहले से उस बाथरूम में था, और वो निकला हुआ नहीं कहीं से भी किसी भी कैमरे में वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, और उसी ने उसको मारा था। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी और ये कहानी भी बहुत दिल को छूने वाली है कि किन परिस्थितियों में उस ड्राइवर को कबूलवाया गया। उसने कैमरों के सामने मीडिया के आके कह दिया कि मैंने ही खून किया, जबकि स्प्लिटर ब्लड स्प्लिटिंग एनालिसिस और बाकी सबूत बता रहे हैं कि उस बच्चे ने मारा। बच्चे को बाद में सीबीआई ने अरेस्ट किया, उस पर चार्जेस फ्रेम किए। अभी ये मामला अदालत में चल रहा है। बच्चे पे हत्या के आरोप का गुनाह उसका ट्रायल किया जा रहा है। तो देखिए, खून दीवारों पे है, तो वो कहाँ से निकल के किस रास्ते से कैसे गया है, ये भी अपने आप में एक कहानी बताता है। ब्लड कहाँ किसके शरीर पे लगा हुआ है, ये भी अपनी एक कहानी बताता है। ब्लड ज़मीन पे कैसे गिरा है, ये भी एक कहानी बताता है। किस हाइट के आदमी ने मारा होगा, चाकू कैसे अंदर गया होगा। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ब्लड का गिरना, ब्लड के छींटे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। बट ये लोग क्यों प्रेशराइज कर रहे थे कि उसने मारा है? ऐसा क्या रीज़न था? देखिए, इजी होता है पुलिस के लिए, कौन इतनी जांच करे। ये मैं सामान्य लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अदालत में ये तय हो चुका है कि वो उस ड्राइवर को रिहा कर दिया गया, और एक दूसरे बच्चे पे ट्रायल हो रहा है, तो उस ड्राइवर को तो निर्दोष एजेंसी ने माना। अब किन परिस्थितियों में उस ड्राइवर ने आके कैमरों के सामने कहा पुलिस के बीच में, पुलिस ने जब गिरफ्तार किया कि हाँ मैंने ही मारा था। इस पर ना मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। जी। अब कन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि अगर पुलिस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ये एक्स वाई जी पर्सन क्रिमिनल है, तो पुलिस या कोई भी एक्स वाई जी इन्वेस्टिगेटर वो इस जांच में ज़्यादा लग जाते हैं कि वो सिर्फ यही सबूत इकट्ठे करें जो उनकी थ्योरी को कंफर्म करे।
जी बिल्कुल रैदर देन दी अपोजिट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से मैं इनफैक्ट देख भी रहा था कि यूएस का एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि 69% ऑफ द रॉन्गफुल कन्विक्शंस जो हुई हैं उसमें 90% वर कन्फर्मेशन बायस इश्यूज। देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत की पुलिसिंग है। क्या होता है, आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए, आप किसी का भी नाम लिखवा दीजिए, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जाएगी, उसको उठा के और अरेस्ट कर लेगी। उसके बाद वो जांच क्या करती है, इसको चूंकि अरेस्ट तो उसी ने किया है, अब वो जांच ये करती है कि वो सारे सबूत लाती है जो उसको दोषी ठहराएं, ठहराएं। और वो सारे सबूतों को खारिज करती है या दरकिनार करती है जो उसको निर्दोष बता रहे हो। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंफर्मेशन कन्फर्मेशन बायस। बायस, करेक्ट। तो यही होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि आप गिरफ्तार किसी को तब करो जब सारे सबूत आपके पास हों। आप गिरफ्तार कब करते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता और सबूत ढूंढते हो गिरफ्तार करने के बाद। ठीक है, हीनियस केस में जहाँ क्रिमिनल के भागने की संभावना है, कुछ भी आप वो कर सकते हो। लेकिन ये एक पुलिस का टर्न बन चुका है कि एफआईआर में नाम हो और तुरंत आप गिरफ्तार करो और अरेस्ट करके उसको जेल भेज दो। आप दूसरा केस बता रहे थे कि दो केस मैं आपको बताऊंगा, एक तो स्कूल वाला और एक दूसरा क्या था? हाँ देखिए, फिजिकल एविडेंस का दूसरा एक केस था, एक विल का, एक वसीयत का मामला हमारी लेबोरेटरी में आया था। उसमें दो पार्टियां थीं, जिसमें एक पार्टी का कहना था कि ये विल फर्जी है, दूसरी पार्टी का कहना था ये विल सही है। तो एक पक्ष इस विल को लेके इसके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए और लीगल रिपोर्ट लेने के लिए हमारी लेबोरेटरी में उसने हमसे संपर्क किया। उस विल को हम लोगों ने क्यूडी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक टूल और तकनीक, एक ये पूरा विज्ञान है, इसके ज़रिए समझना शुरू किया। थोड़ा सा बता सकते हो इसके बारे में? देखिए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मैकेनिज़्म क्या होता है, या ये डोमेन ये होता है ये कि किसी भी तरह के लिखे हुए को एग्जामिन करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1980 में कोई साइन किए और आज 2025 में हमने एक साइन किए। अब जब भी एग्जामिनर के पास ये दोनों साइन मैच करने को आएगा तो एग्जामिनर ये एज्यूम करेगा, बट ऑब्वियस है दोनों में वेरिएशन होंगे, लेकिन वो वेरिएशन किस कैटेगरी के हैं, उस समय उसकी राइटर की एज क्या थी, उसकी मस्कुलर पावर क्या थी। देखिए, राइटिंग को भी आपको समझना होगा कि कैसे आदमी लिखता है। ह्यूमन ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हैंड्स को, मसल्स उस पर एक्ट कर रही हैं, क्योंकि उस समय मसल्स की पावर अच्छी है, ग्रिपिंग अच्छी होगी, होल्ड अच्छा होगा, कर्व अच्छे होंगे, फ्लो अच्छा होगा। लेकिन 2025 में मसल्स डिग्रेड होंगी, सिग्नल्स को यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है कि हाथ भी थोड़ा कांपे। तो ये वेरिएशन एज के हिसाब से है या पूरी तरह से बाहर है, ये तो हाथ के मामलों में हो गया। प्रिंटर्स, पेपर्स, टाइपिंग, टोनर्स, इंक्स, इन सब की स्टडी इस डोमेन में की जाती है कि उस टाइम पे क्या पेपर था, आज क्या पेपर है। हाँ, इंक क्या थी उस टाइम पे, आज क्या इंक आज है। क्या? ये सारा कॉम्बाइन करके एनालिसिस किया जाता है। हाँ, इसको एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डोमेन कहते हैं। तो जब ये केस हमारे पास आया तो हमने उसको देखना शुरू किया। फॉन्ट सेम था, पेपर भी देखने में सेम लग रहा था, टाइपिंग भी सेम थी, प्राइमा फेसी कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। तो पहला हमने इंक एनालिसिस की कि टोनर जो अपना इंक को रिलीज़ करता है, टोनर मतलब प्रिंटर की इंक, प्रिंटर की इंक जब रिलीज़ होती है तो वो पेपर के सरफेस पे लैंड होती है। सरफेस पे लैंड होते ही सरफेस के जो फाइबर्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्व करते हैं। अब एब्जॉर्व करने के बाद वो जितने ज़्यादा दिन तक उस सरफेस पे रहेगा उसका डिग्रेडेशन होता है तो केमिकल ही ना, सन का इफेक्ट है, मॉइस्चर का इफेक्ट है। अब कोई एक डॉक्यूमेंट एक समय में लिखा गया है या बनाया गया है तो डिग्रेड सबका एक साथ एक बराबर होगा। अगर कोई उसमें एक पेज पहले का लगा है या बाद का लगा है तो वो वेरिएशन आएंगे। सेम ऐसा ही हुआ कि उनके एक पेज में बाकी सारे पेज सेम थे, एक पेज में इंक डिग्रेड नहीं हुई थी, उतनी डिग्रेड नहीं हुई थी जितनी बाकी पेजेस पे हुई थी। इंक सेम थी, लेकिन इंक सेम थी, टोनर सेम था लगभग,
लेकिन डिग्रेड नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने